हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धर्मवीर भारती का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। हमेशा हिंदी में मुझे याद है कि क्वेश्चन आता था कि गुनाहों का देवता किसने लिखी है, या धर्मवीर भारती की कोई प्रसिद्ध उपन्यास, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। नाम बहुत सुनते थे पर पढ़ नहीं पाए। पता नहीं था कि इस उपन्यास में ऐसा क्या खास है कि इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं सिलेबस में हमारे। तो आज इसको फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इस नॉवेल में ऐसी क्या खास बात है जो ये इतना प्रसिद्ध है। और आज शुरू करते हैं गुनाहों का देवता। अगर पुराने जमाने के नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती, तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बाधाएं ही नहीं है। कोई नियम नहीं है, कहीं कोई कसाव नहीं है। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी सी अनियमितता। बनारस की बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में कोई साम्य ही नहीं है, कोई संतुलन नहीं है। सुबह मलयजी, दोपहरें अंगारी, तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा की रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले और मलवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले, और ऊसर और परती की कोई कमी नहीं। सचमुच लगता है प्रयाग का नगर देवताएं सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता सर्ग कुंजों से निवासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग की डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर कुआर कार्तिक और उधर बसंत की ओर और होली के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्ट्रियम और पैंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम की बोरोस की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन हो या एल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छिड़कानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते, तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली जगहों की फिजा इठला कर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर पे पॉफ पटकने से पहले तो आपको बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहरी बालसूर की उंगलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाब वृक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं की धीरे धीरे हटाती हैं, और क्षितिज पर सुनहरी तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह एल्फ्रेड पार्क के लॉन में फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कथई स्वीटपी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पट्टी पट्टी बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मक्खन जीन्स की पतली पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडल। भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया और रह रहकर उसे सूंघ लेता था। पूरब की आसमानी गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी। सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों में बिछ रही थी। अरे, सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास ही एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अब भी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह तो संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच नोच कर फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछती जा रही थीं और पेड़ों की छायाओं में रंग गहराने लगा था। उसी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखर रही थीं, और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फलसाई रंग का उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे।
हेलो कपूर। सहसा किसी ने पीछे कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चट कर डाली? तो अब शरीफ लोगों के लिए भी छोड़ दो इसे। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजी ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे। तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार तुम तो जानते हो मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग आया हूँ उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं शुक्ला जी को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बरानियाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं है। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति और घर के ताल्लुकदार, हंसमुख, फबत्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, मैं एक बात स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा नहीं भेजते। नहीं, उनसे अलग होकर ही आया था, समझ लो इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो कि पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों को एकाटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों में एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या फिसलकार, देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं, ये कवि हैं। मैं नहीं जानता हूँ। ये रविंद्र बिसरिया है, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन में गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है? ठाकुर साहब, मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा हुआ था, और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद किए बिसरसा बोला। आह, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार शगल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो है नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविताएं क्यों लिखी जाती हैं, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह की सिनपात है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिबिरिया? सिबिरिया नहीं, बिसिरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसिरिया ने कुछ उज्जलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उसकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो फ्रॉड वर्दी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ रहे हो तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर, का मतलब तुम समझे नहीं।
उनका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति से तुमसे कहा, और तुम क्यों कोई काम नहीं करते? वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं भी परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? अब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वारफ्रंट के कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन और कवि सम्मेलन सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रसन्नता से मुग्ध होकर कहा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोग को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 साल से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसी कविताएं सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर साहब, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर से गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो अब इजाज़त दीजिए, मैं चलूँ लाइब्रेरी में, वे लोग आ गए हैं। आप कहाँ चल आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चले, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना बस। ज्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म आती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह। पगली कहीं की, चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा। वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी। चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेपती और मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर की ओर चली। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादी हुई निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों किताबें दूं? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। यह देखो, उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहां खुद बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अरहर बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका इंतजाम भी है। और उसने अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर की हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। उसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है। उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए, अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों कविता की किताबें उठा लाई। समझ में आएगी तुम्हारे, क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ते हुए सुधा बोली,
तुम कहो, तुम्हें समझा दें? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चले आ रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन झलक उठा। मुंह तो सूखी सूखी गोभी की तरह हो रहा है, चाय नहीं पियेंगे। बंगला आया तो सुधा ने महराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्यारे प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर या परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़ा कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर को अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक संबंध का काम चंदर से दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया और स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को ही था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से भी बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उसे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदन सारी गैरियत खो बैठा, उसे खुद मालूम नहीं हुआ। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सब कुछ जैसे उसके अपने थे। सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही सी दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण से सुधा, जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे भी वह चंदर की ही अपनी होती गई। इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब से वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी, तो अपनी कभी कॉपी फाड़ देती थी। और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वो स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी। अब 13 वर्ष की होने के बाद गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर डालना और शादी न होने पर गांव की औरतों का हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर महराजिन को चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर या बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उसे कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे ना साथ खिलाते थे ना बोलते थे, तो वह रो रोकर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदन ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर की अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंखों के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारे पर यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, उसे ये खुद मालूम नहीं था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतने अपना आप होता गया कि दोनों में से कोई इस प्रतिक्रिया से वाकिफ नहीं था। कोई भी इसके प्रति जागरूक नहीं था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता और सुबह की रोशनी। और मजा तो यह था कि चंदर की शक्ल देख छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारी लड़ाई झगड़ा सभी एक तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी।
इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिशभाषिणी, और सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था, और जब तक वह चंदर को खिंचा कर छेड़ कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबेल रहता था, अक्सर दोनों में अनबोला रहता था। लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे, और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई? और फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायतें भी क्या क्या करती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम अल्फ्रेडा छोटा हाथी रखा है, और चंदन ने उसकी डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए। और चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि चंदर को डांटेंगे, तो वो खुशी से फूल उठती, और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटी के मेंबर हैं, चंदर के अपना इकोनॉमिक्स कोर्स में क्या है, यह सब उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह बहुत ही थोड़ी इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना ज्यादा था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कहते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए वह उसका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदन, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था, और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, यह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह पापा उसकी रखते थे, ना खाने या कम खाने पर उसे जितना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, और उसे भी वह स्नेह में पगार कर चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती, तो सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा भी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता। एक बार तो सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत कुछ खराब हुई, और डॉक्टर ने उसे लड़कियों के लिए एक टॉनिक पीने को बताया। इम्तिहान में जब इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला पतला सा हो गया, तो सुधा ने अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदन से जिद करने, पियो इसे। जब चंदन ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन देखकर बताया यह लड़कियों के लिए है, तब जाकर उसकी कहीं जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा, तो उसकी रूह कांप गई। क्योंकि जब भी सुधा चाय बनाती थी, तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उससे ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की, तो खालिस दूध ही पीना पड़ता था। और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इशारा, ना खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहर, इस सबसे चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई, तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखकर कहा, सुधा ने प्याले में दूध डाला, और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर अपना ठाट से चाय पीने लगी, और बेतलफ़ुज़ से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजे, नाश्ता आ रहा है। चंदन ने प्याले को अपने सामने रखा और चारों तरफ घूमकर देखता रहा कि किस तरफ उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया, तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी तो हो। तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वाले को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च।
ना ऐसी चाय मुझे पसंद नहीं, ना ऐसे दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है ना, गेजू काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मा उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, हमारी सबसे घनिष्ठ मित्र है, और उतनी ही अच्छी जितना कि अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदन ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारी दोस्तों की बुराई करती हो तब? तब क्या, वे तो सचमुच भी बुरे हैं। अच्छा तो नाश्ता पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में जो ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे उठाने लगी, तो चंदन ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फाके उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने जो ही चाय की एक घूंट ली, तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने तुम्हें दूध डाल दिया है। तुम्हारा दिमागी काम बहुत रहता है ना। चंदन ने ठाड़ से चाय का घूंट लेते हुए कहा। सुधा खुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म कर कर चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु वो मोटर पर ले जाते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पे चढ़ी है? जी, वह हुसैनी काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं, और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो कभी दावत नहीं की। हाँ, गेसो के यहाँ दावत खाएंगे इन्हीं के मुंह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़े तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदन ने झेप कर निगाह नीची कर ली, तो सुधा पास आकर चंदन का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास क्यों हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुट्ठी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हो आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा कर ले आई और बोली, लो यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके साथ चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। हम रात को पापा आ जाएंगे तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम मेरी दावत है, ठाकुर साहब के यहाँ। तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ रही है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पर पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई। और फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो यह लिफाफा तो भूल ही गए थे। पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला। और फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झंझला कर कहा। अरे बड़ी गंभीर बात है। देखो, वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंखें फुलाकर ऐसे बुलडॉग की भूमिका बनाई कि चंदर हंस पड़ा और सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में बहुत ही जल्द। और हाँ, कहीं जाइएगा मत। कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो ये पहला भाग है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे भाग में।